बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका कानपुर विश्वविद्यालय का बीए पार्ट 1 का, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन आप देखिए 2023-24 का ये है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत परीक्षाएं हो रही हैं। हिंदी का ये प्रश्न पत्र है। हिंदी में अगर आप एडमिशन लेते हैं, हिंदी सब्जेक्ट आप लेते हैं बीए में एडमिशन लेकर के, तो आपको प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी मतलब हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है। सेकंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना होता है, और थर्ड सेमेस्टर में आप हिंदी गद्य पढ़ते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आप हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना है, 2 घंटे का पेपर है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। जो मैंने मॉडल पेपर में और महासंग्राम वीडियो में जो प्रश्न बताए थे, वही सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देश कुछ आपको दिया जाता है कानपुर की परीक्षाओं को लेकर के, कि इस प्रश्न में 3 खंड दिए गए हैं, आ बा और सा। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा बात कही जाती है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, और बी कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, ये बात भी बताई गई है। तो इस तरीके से ये निर्देश दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को, मतलब खंड आ में लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा में दीर्घ उत्तरीय, और खंड सा में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको कानपुर में देखने को मिलेंगे। 9 क्वेश्चंस आपको लघु उत्तरीय करने होंगे, और कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय करने होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के शब्द सीमा जो दी जाती है, अधिकतम आपको 100 शब्दों में ही लिखना है, ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यानी एक पेज आपका बहुत हो जाता है। क्लियर, ये बात है। यानी 9 पेज इसमें लिखना है, और कम से कम 9 त्रिक 27। ठीक है, तो यानी 27 या लगभग आप मान करके चलो कि 9 पेज अगर इसमें आप देते हैं 9 प्रश्नों में, तो उसमें आप 2-2 पेज भी दे देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 27 पेज, या आप 27 पेज का लगभग अगर आप उसमें अ, बोलेंगे कि 3-3 पेज भी लिखते हैं, मतलब कि 3 पेज या 2 पेज लिखते हैं, इसमें आप आधा पेज भी लिख देते हैं, तो भी आपका हो जाता है 100 जो है शब्द। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, प्रश्न जैसे होंगे उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न है आपका, हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं के विकसित बोलियों का परिचय दीजिए। अब हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं हैं। देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी हो गई, ठीक है, पूर्वी हिंदी हो गई, पहाड़ी हिंदी हो गई, राजस्थानी हिंदी हो गई, और बिहारी हिंदी हो गई। तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। इन्हीं 5 उपभाषाओं में जैसे पूर्वी हिंदी की आप देखेंगे, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, जैसे अवधी पहली हो गई, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। तो इस तरीके से आपको कैटेगराइजेशन करके बताना था। जैसे बिहारी हिंदी हो गई, तो बिहारी हिंदी जो है उपभाषा है। अब उसकी भी 3 बोलियां हैं बिहारी हिंदी की, एक मगही, एक मैथिली और एक भोजपुरी। तो इस तरीके से आपको ये कैटेगराइजेशन करके बांटना था। ठीक है, ऐसे जो है पश्चिमी हिंदी में आप देखते हैं जैसे कि ब्रज भाषा हो गई, ठीक है, खड़ी बोली हो गई, तो ये सब उसमें आती हैं। क्लियर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आदिकाल के विभिन्न नामों का वर्णन करते हुए इसके नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया था कि आदिकाल नाम किसने दिया। आदिकाल नाम पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, फिर आप देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तमाम पर कोई ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने युद्ध काल कहा, ठीक है, किसी ने वीरगाथा काल कहा, और वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न पूछा गया, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल के देखिए 3 भेद हैं। कौन कौन से? रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, 3 हैं। और तीनों में आप देखते हैं रीतिबद्ध परंपरा से हैं केशुदास, रीति सिद्ध परंपरा से हैं बिहारी लाल, और रीति मुक्त परंपरा से हैं घनानंद आलम बोधा, ये सब। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युगीन कविता में इतिवृत्तात्मकता आपको देखने को मिलेगी, आदर्श उन्मुखता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तमाम प्रकार के जो रीतिकालीन विशेषताएं हैं, भारतेंदुकालीन विशेषताएं हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। राष्ट्रवादी भावना प्रखर आपको देखने को मिलेगी। नारी के प्रति श्रद्धा आपको देखने को मिलेगी। तमाम प्रकार की चीजें हैं आपको मिलेंगी। ठीक है, और द्विवेदी युग की ही नहीं बल्कि छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, सभी की विशेषता, आदिकाल, वीर गाथा काल, इनकी विशेषता, भक्ति काल में आप देखते चारों खंडों की विशेषता, ये सब मैंने आपको बताई थी एक दिन पहले पेपर होने से, आप लोगों ने देखा होगा। तो महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, वो उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, छायावादी कवि चातुष्टय का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। छायावादी कवि के चतुष्टय कौन कौन से हैं? इनमें पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का, दूसरा नाम आता है निराला का, तीसरा नाम आता है पंत जी का, यानी कि सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, चौथा नाम आता है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं, छायावाद की चतुष्टयी कवि हैं ये। ठीक है, आपको बता दूं इनके अलग अलग रचनाएं, जैसे कि आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कामायनी बड़ी फेमस है। आप देखते हैं निराला जी में राम की शक्ति पूजा से लेकर के और तमाम प्रकार के काव्य निराला जी, जैसे जूही की कली, जूही की कली बोल रहा हूँ, मतलब जैसे कि मतलब कि एक बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी उन्होंने, जैसे कि उन्होंने सरोज स्मृति उनका काव्य है।
जैसे मतलब इनका निराला जी का पंत जी पल्लव गुंजन बीड़ा ग्रंथि ये तमाम प्रकार की रचनाएं लिखते हैं। इसी प्रकार से महादेव वर्मा आप देखते हैं निहार रश्मि नीरजा, ठीक है। और आप देखते हैं गिल्लू अतीत के मतलब कि अतीत की चलचित्र स्मृति की रेखाएं, तमाम प्रकार की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। आप देखिएगा जयशंकर प्रसाद तो कामायनी हो ही गए, तो ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के लोग मतलब ये जो चार लोग हैं छायावाद की चतुष्टयी में, एक एक को ब्रह्मा, एक को विष्णु, एक को महेश और एक को दुर्गा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। तो छायावादी चतुष्टय में वही चार लोग हैं। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, प्रसाद जी को, और पंत जी को विष्णु कहा जाता है, और निराला जी को महेश कहा जाता है, छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो ये सब लोग छायावाद में एक प्रकार से मुख्य रूप में रही छायावाद के चार स्तंभों में नाम आता है इन लोगों का। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रयोग आदि कविता की विभिन्न प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। प्रयोग आदि कविता, प्रगतिवादी कविता, सभी की विशेषताओं को मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि थे, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल प्रथम कवि थे। आप अमीर खुसरो जी की रचनाओं को देखेंगे तो बिल्कुल वो खड़ी बोली में ही शुरुआत से लिखते आए हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है मोची राम जो है शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मोची राम कविता जो है ये बड़ी फेमस कविता रही है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न आप देखेंगे गीत विधा का मतलब गीत विधा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए गोपाल दास नीरज के गीतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। आगे देखिएगा खंडवा में व्याख्यात्मक प्रश्न कुछ आपके आगे निर्देश आपको दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, निम्नलिखित की सा प्रसंग व्याख्या करें। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया, 6 नंबर का एक प्रश्न है, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए इनमें से, ठीक है, यही करने हैं। प्रश्न है आपका पूछा गया कि देख देख राधा रूप अपार, देख देख राधा रूप अपार अपूरब के बिहि आनि मेरा ओल खित तल लावनिसार अंग ही अंग अनंग मुरछायत हेरे पड़े अधीर। तो ये एक प्रकार से राधा वंदना से है, और मेरे हिसाब से ये राधा वंदना किसने लिखा है आप सभी को पता होगा, ये राधा वंदना से है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपने देखा भी होगा हिंदी में, हिंदी काव्य में अगर देखेंगे तो ये राधा वंदना जो है वो किसने लिखा है आप सभी को पता होगा, गोरखनाथ नहीं, विद्यापति ने लिखा है राधा प्रेम, कि किसने लिखा है बताएं। देख देख राधा रूप अपार राधा की वंदना, ये विद्यापति पदावली से ही है, जिसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण जी, ठीक है। तो राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, ये तीन पंक्तियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी। तो जो पहली पंक्तियां थी इसके व्याख्या मैंने पूरा बताया था, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। अथवा करके आपको दिया गया था, ये देखिए हसीबा मतलब कि हसीबा सेलिबा खेलिबा रहीबा रंग काम क्रोध ना करीबा संग, ठीक है। ये किसने लिखा है भाई। इसके अलावा हसीबा मतलब कि आगे है हसीबा खेलिबा गईबा गीत दृढ़ कर राखी अपना चीत, सभी को मैंने आपको बताया था। ये जो है दोहे हैं, और किसके दोहे, ये एक दोहा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक दोहा है, तो दोहा इसको लिखा किसने, ठीक है, इसको किसने लिखा है, ये सब्दी है, और पीताम्बर दत्त बर्थवाल के संपादक हैं गोरखबानी के, गोरखनाथ की ये रचना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उन्हीं ने इसको लिखा है, तो ये उनकी उनकी रचना थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है आयो घोष बड़ो व्यापारी। ये आयो घोष बड़ो व्यापारी यानी कि जो सूरदास जी इसको लिखते हैं। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, काटक दई के हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो है लरे फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन ढहकावे ऐसो कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे खारे कूप को पानी, ऊधो जाहु सवार यहाँ ते बेग गहरु गहरु जनी लाओ, मुँह मांग्यो पहियो सूरज प्रभु साहू ही आने दिखाओ। मतलब यहाँ पर आप जो है जो व्यापारी बन करके आए हो यहाँ पर बेचने के लिए, ये यहाँ पर तुम्हारे गुण और ज्ञान की जो एक प्रकार से गठरी में जो भर करके आप सामान लेकर के आए हो ज्ञान और जोग की, वो यहाँ पर नहीं चलेगी, चूंकि यहाँ पर जो है सगुण रूप में भगवान श्री कृष्ण वैसे दर्शन दिए हैं, तो तुम्हारा ज्ञानवान यहाँ सब फीका पड़ जाएगा। यहाँ से तुम जाओ, यहाँ पर कहाँ पे आप गलत जगह ले आए हो, ठीक है। तो सूरदास जी की ये रचना है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पंडंत और कहाँ कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत। तो ये कबीरदास की रचना है, इसकी व्याख्या भी मैंने पूरी विस्तार से करी है, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है हाउ रीझी लख रीझी हैं छबि छबीले लाल सोन जुही सी होती दुति मिलत मालती माल। ये किसने लिखा होगा आप सभी अंदाजा लगाइए, ऐसे दोहे कौन लिखते हैं, और 713 दोहे लिखे हैं हिंदी साहित्य में। वो कौन कौन व्यक्ति हैं वो आप सभी लोग बताएं, वो कौन व्यक्ति है भैया, बिहारी लाल, बताएं बिहारी लाल की रचना कौन सी है। देखिए जैसे कि आप देखेंगे
बिहारी लाल के ये दोहे हैं। बिल्कुल, हाँ रीझी लख रीझी हैं। यानी कि ये जो है नायिका की सखी अपनी दूती नायिका के शरीर की सुनहरी आभा की प्रशंसा करके नायक के मन में उसके प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न करती है और करना चाहती है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कहती है कि हौ रीझी लख रीझियों छबि छबीले लाल और सोन जूही सी होती दुति मिलत मालती माल। कहती है कि सखी सखी कहती है कि वह नायिका अनुपम सुंदरी है, उसका सौंदर्य अद्भुत है, मैं तो उसको देखते ही उस पर रीझ गई थी। स्वयं को छबीला अर्थात सुंदर समझने वाले तुम भी उसका सौंदर्य देख करके उस पर अनुरक्त हो जाओगे। क्योंकि आप देखते हैं वो मतलब अच्छा दिखता है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा आगे देखें, बह के सब जी की कहत ठौर कुठौर लखै ना छिन और से ए छवि छाके नैन। तो ये भी बिहारी लाल का ही दोहा है, तो इसकी व्याख्या आपको करनी थी। आगे देखिए अगला है अथवा करके दिया गया, रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नसै कहाँ जो कहाँ पिए जाइए, जो कहाँ जाऊ न तो प्रभुता, जो कछु न कहाँ तो सने नसाइए, जो हरिचंद कहाँ तुम्हारे बिन न जी हैं, तो कहो क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहाँ आपे हमें समझाइए। तो ये पंक्तियां जो है किसने लिखी हैं, ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, एक जो है सखी जो है एक नायिका है, एक नायक है, नायक परदेश जा रहा है। उस समय सखी जो है मतलब नायिका जो है नायक से कहती है कि अगर मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होता है, क्योंकि समाज में माना जाता है कि भाई रोक दिए तो टोकना हो गया, तो फिर टोकना नहीं चाहिए। और प्रेम नशे जो कहा पिए जाइए, अगर मैं कहती हूँ कि आप चले जाओ तो मेरा प्रेम नष्ट होता है। जो कहें जाओ न तो प्रभुता, अगर मैं कहती हूँ कि आप जा ही मतलब आप मत जाइए तो हमारा आप पर अधिकार हो जाएगा, प्रभुता हो जाएगी। और कछु ना कहा है तो सने न सही, अगर मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो प्रेम नष्ट हो जाता है। जो हरिचंद कहा तुम्हारे बिन जी है ना तो ये क्यों पतियाइए, अगर मैया कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रहूंगी तो इसको कौन विश्वास करेगा। और तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। कहती है कि अब आपके जाने का समय है, अब इस स्थिति में आप ही बता दीजिए कि मैं आपको इस समय क्या कहूँ। ठीक है, चूंकि सब में तो दिक्कतें हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये व्याख्या मैंने पूरी बताई है। आगे देखिए, इस करुणाकलित हृदय में क्यों बिकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की बातें कल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मित बीती बातें। ये आंसू कविता है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जयशंकर प्रसाद जी की, उसी से उद्धृत है। तो ये भी आपको करना था, पूरी विस्तार से मैंने इसकी व्याख्या करी हुई है। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था अगला, कि जो यह सोचता कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। तो ये मोचीराम कविता सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि झनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। तो ये जो कविता जो है किसकी है भाई, मोचीराम कविता किसकी है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। और धूमिल एक अच्छे कवि रहे हैं, आप सभी लोगों ने धूमिल के बारे में जाना होगा। ठीक है, रोटी और संसद और मोचीराम, ये दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, तो ये उन्हीं की रचना से ये पाठ्यक्रम में आपके शामिल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, लंबी कविता है। ठीक है, आगे देखिएगा, खंडसा की अगर बात की है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कि नहीं, कोई दो प्रश्न आपको करने थे, ऊपर भी आपको कोई दो प्रश्न ही करने थे, यहाँ पर अभी आप देखिए कोई दो प्रश्न ही करने थे। ठीक है, इतने प्रश्न आपको दिए गए थे लेकिन केवल दो ही प्रश्न आपको यहाँ पर करने थे। ठीक है, कितना क्या बोला गया यहाँ पर, सभी प्रश्न अनिवार्य है, निम्नलिखित की प्रसंग व्याख्या करें। देखें, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके दे दिया गया है, तो इसमें दिक्कत हुई होगी आपको, चूंकि 2 ही घंटे समय थे और आपको यहाँ पर 4 प्रश्न करने के लिए बोला गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर कोई बात नहीं, जो भी आप किए होंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ज़्यादा प्रश्न बोले करने को लेकर के तो आप उसको कम शब्दों में लिखें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कम से कम 1000 शब्दों में लिखिए, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, तो प्रश्न है आपका, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश की विभिन्न विशेषताओं की सोधारण व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। वैसे जिसमें शामिल होंगे ये उन्हीं वही से आएंगे। बाकी ये देखें, 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसी एक समन्वयवादी कवि है। पूरा विस्तार से इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखा होगा, वहीं से प्रश्न आया था, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, तो आप लोग तैयार देख लीजिएगा उसको।
आगे देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के मानसरोवर खंड के काव्यगत सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निराला प्रगतिवाद के अग्रदूत हैं, सिद्ध कीजिए। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आएंगे ये प्रश्न। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।